अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। 13 चैप्टर्स हमारे कम्प्लीटली अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। करंट चैप्टर जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में है और इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के 7 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारी जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होती है, थ्रू आउट डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में थेरीज़ क्या कहती हैं। जो थेरीज़ हम पढ़ेंगे उसमें साइकोडायनामिक है, बिहेवियर, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, कॉन्टेक्सचुअल एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स हैं। जितनी भी थेरीज़ हैं ना, उन सब में साइकोडायनामिक, बिहेवियर और कॉग्निटिव, ये 3 थेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं दी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया और सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा अनकॉन्शियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, वो हमारे बिहेवियर को थ्रू आउट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक थेरी सजेस्ट करती है कि अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, कि हमारी जितनी भी अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, बिहेवियर को बनाती हैं। अब अनकॉन्शियस फोर्सेस क्या होती हैं? अनकॉन्शियस फोर्सेस वो माइंड में वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं और उनके बारे में इंडिविजुअल या इंसान अवेयर नहीं होता। तो जब भी फ्रॉइड की बात हो या साइकोएनालिटिक थ्योरी की बात हो तो आपने उसमें यही लिखना है कि अनकॉन्शियस फोर्सेस जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, बनाती हैं। और अनकॉन्शियस फोर्सेस वो होती हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं हमारे माइंड में, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। फ्रॉइड ने सजेस्ट किया कि हमारा अनकॉन्शियस जो है ना, वो हमारी रोज़मर्रा का जो हम बिहेवियर शो करते हैं, हम एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह फ्रॉइड ने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी जो है ना, वो 3 एस्पेक्ट से मिलकर बनती है, जिसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो आते हैं। ये टॉपिक्स वो हैं जो बार-बार रिवाइज़ होंगे क्योंकि थ्योरीज़ जो हैं वो आपने हर जगह अप्लाई करनी होती है। तो अब जो हम थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो हम थ्रू आउट हमारी लाइफ में जो डेवलपमेंट होती है उसमें थ्योरीज़ क्या कहते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की जाए या फ्रॉइड की बात की जाए तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ईड क्या है? ईड जो है वो रॉ अनऑर्गेनाइज़्ड होता है, इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। प्लेयर प्रिंसिपल पे ये बेस करता है और इसका गोल क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी टेंशन है, उन प्रॉब्लम्स को, उन टेंशन को, उन नीड्स को ये सैटिस्फाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा है, उसमें ईड का मटेरियल जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे ही उसको भूख लगेगी फ़ौरन से वो रोएगा, जैसे ही उसको फूड मिलेगी फ़ौरन से वो चुप हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि उसकी हंगर की जो नीड है उसको सैटिस्फाई करना। तो जब हम उसको खाना प्रोवाइड कर देंगे तो वो एकदम से खामोश हो जाएगा, तो मीन्स उसकी हंगर की जो नीड है वो सैटिस्फाई हो जाएगी। उसको खाना मिल गया, उसको खुशी महसूस होगी, उसके उसमें एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ ईगो है। ईगो जो है वो बैलेंस करती है ईड के दरमियान में और सुपर ईगो के दरमियान में। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है। ईगो जो है वो अब ईगो आपको आपकी हेल्प आउट करती है कि जब भी आपकी कोई नीड आ रही है ना, तो वो उस पे रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको केक या चॉकलेट या पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं, तो अब आप वहाँ पे चीखना, चिल्लाना या रोना शुरू नहीं करते, बल्कि आप रियलिटी को देखते हो कि रियलिटी में ये चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है या नहीं, या इसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है? ईड क्या कह रही है, बच्चा जैसे ही रो रहा है फ़ौरन उसको खुराक मिलनी चाहिए, जैसे ही खुराक मिलेगी वो चुप हो जाएगा। अब ईगो क्या है? ईगो आपको रियलिटी सिखा रही है कि इस टाइम पे आपको चॉकलेट मिल सकती है या नहीं मिल सकती थी। तो आउटसाइड द वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही होती हैं और जो हमारी अर्जीज़ होती हैं ना, उनमें ये बैलेंस करना सिखाती है। लास्ट वन इज़ सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ना, आपको राइट एंड रॉन्ग सिखाती है और ये डेवलप होती है 5 टू 6 इयर्स की एज में, और बच्चा जो है वो पेरेंट्स से, टीचर से या फिर फ्रेंड्स वगैरह से या और कोई सिग्निफिकेंट अदर्स जो होते हैं, उनसे सुपर ईगो डेवलप करना सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स जो है वो कोई चीज़ खा रहे हैं या उनके पास कोई चीज़ है और आप कहते हो कि आपके पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप कहते हो कि आपको ये चीज़ चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन फ़ौरन से आपकी सुपर ईगो क्या कहती है, नहीं, चोरी करना गलत है। तो सुपर ईगो आपको सिखाएगी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट।
नेक्स्ट, फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की है कि जिस तरह इंडिविजुअल सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास होता है, उसी तरह से टाइम के साथ साथ उसकी ये नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आप लोगों ने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, मेरी प्लेलिस्ट में से शॉर्ट पे भी आपको इसको वीडियो मिल जाएगी, लॉन्ग पे भी मिल जाएगी, जिसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आती हैं। ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, जेनिटल स्टेज है, एंड देन फैलिक एंड लेटेंसी स्टेज होती है। साइकोडायनामिक के बाद बिहेवियरल पर्सपेक्टिव आता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है ये स्टेजेस की बात नहीं करता, बल्कि इसका फोकस किस पे है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई पे। वो कहता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है। अब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में क्लासिकल कंडीशनिंग आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है कि इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हुए आप उससे किसी भी किस्म का बिहेवियर प्रोड्यूस करवा सकते हो। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ये एक बार हम पहले से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ से टॉपिक सर्च करके आप इजीली पढ़ सकते हो। दोबारा से वही चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग तब अकर होती है जब एक ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस को। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी। पेवलव ने इस पे डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसने कहा था कि हम बेल बजा रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं डॉग को, ठीक है, तो डॉग के मुंह में क्या आएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। टाइम के साथ हम ऐसा करेंगे कि हम सिर्फ बेल बजाएंगे, मीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डॉग के मुंह में पानी आएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब हमने बेल बजाई थी तो साथ ही हमने डॉग को क्या प्रोवाइड किया था, मीट प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अब जैसे ही हम बेल बजाएंगे तो डॉग को आवाज़ आएगी जैसे ही बेल की, तो उसको लगेगा कि अब उसके लिए खाना आने लगा है। खाना हमने प्रोवाइड नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी बेल की वजह से उसको लगेगा उसका खाना आने वाला है और उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अब फूड तो नहीं हम डॉग को प्रोवाइड कर रहे, लेकिन फिर भी उसके मुंह में पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि उसने बेल से एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसको खाना मिलेगा, तो वो बेल से ख़ुद को एसोसिएट कर लेता है, लिंक बना लेता है और उसके माइंड में यही आता है कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। इस वजह से उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। थोड़े और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमने घर पे रखी हुई हैं कैट्स। अमूमन मगरिब के टाइम हम उन लोगों को खाना दे देते हैं और उनका खाना हम ओवन में गर्म करते हैं। तो स्टार्ट में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जैसे ही हम ओवन चलाते थे, ओवन की बेल बजती थी जैसे ही, तो उसके फ़ौरन बाद जब उनका खाना गर्म हो जाता था, तो हम फ़ौरन से जाके कैट्स को खाना देते थे। अब क्या होता है कि जब भी ओवन की बेल बजती है, तो हम उनको खाना ना भी दें, तो वो आगे से मियाऊँ मियाऊँ करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा खाना आने लगा है। तो इस तरह से करके ओवन की बेल से उन्होंने खुद को एसोसिएट कर लिया था कि जैसे ही ओवन की बेल बजेगी, तो हमें खाना मिलेगा। तो यहाँ पे हम बेल से उनकी कंडीशनिंग कर देते हैं कि जैसे ही बेल बजेगी आपको खाना मिलेगा, ठीक है? तो जब हम वैसे ही बेल बजाते हैं, उनको खाना नहीं देते, तो भी उनके मुँह में सलाइवा आ जाता है कि उनको अब खाना मिलने लगा है। नेक्स्ट इज़ ऑपेरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है पेवलव की बात की थी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया है ना वो बीएफ स्किनर ने किया है। अब बीएफ स्किनर जो है ना वॉलंटियर बिहेवियर के साथ काम करता है। इसमें लर्नर का जो रोल है ना वो एक्टिव रोल होता है और इसमें एक न्यू स्टिमुलस जो है वो न्यू बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और इसमें हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑपेरेंट कंडीशनिंग में हम किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। किसी भी बिहेवियर को जब हमने इंक्रीज़ करना है तो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और अगर किसी नेगेटिव बिहेवियर को हमने डिक्रीज़ करना है तो हम पनिशमेंट का यूज़ करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लें तो हम उनको बार-बार रीइंफोर्स करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स का एग्रेसिव बिहेवियर है तो हम उसको पनिश करेंगे ताकि वो उस बिहेवियर को नेगेटिव बिहेवियर को कम कर दे। नेक्स्ट इज सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है? सोशल है ना तो इट्स मीन अपने इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से जो चीज़ें आप लर्न करते हो ना उनके ज़रिए जो बिहेवियर वगैरह चेंज होता है उसको हम सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है? जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करके कोई बिहेवियर सीखेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमारा एक रोल मॉडल होगा। नेक्स्ट इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन है। सेम चीज़ है कि दूसरों को ऑब्ज़र्व करके हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है? करते भी हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर आप देखें टिकटॉक का कितना ट्रेंड है, तो टिकटॉक पे अगर एक गाना जो है वो वायरल होता है, तो सारे लोग उसी गाने पे जो है वो अपनी वीडियोज़ वग़ैरह बनाना शुरू हो जाते हैं। या किसी की मिमिक्री है, वो अगर किसी एक बंदे की फ़ेमस हो जाती है तो सारे उसी पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि उस बिहेवियर को जब रिवॉर्ड किया जाता है तो लोग उस बिहेवियर को फ़ॉलो करने लग जाते हैं, उस मॉडल को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। फर्स्ट पे हमने फ्रॉइड के बारे में पढ़ा था जिसमें साइकोएनालिटिक थ्योरी हमने डिस्कस की थी फ्रॉइड की। सेकंड पे हमने बिहेवियर पर्सपेक्टिव पढ़ा, बिहेवियर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पढ़ा है। अब जो है वो हमारे पास कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है ना, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और वर्ल्ड के बारे में किस तरह से सोचता है। और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने में जिस साइकोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया उसका नाम जीन पियाजे है और इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी अलग थ्योरी, फ्रॉइड की अलग थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी जिसमें क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग करते हैं, इन सब पे एक-एक क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का। इसलिए ये थ्योरीज़ आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। ये स्टेजेज़ हैं पियाजे की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। फर्स्ट स्टेज पे जो है वो सेंसेस एंड एक्शंस के थ्रू अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को। सेकंड पे बच्चा जो है 2 से 7 साल का हो जाता है, वो लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस के ज़रिए वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। कंक्रीट में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, साइंटिफिक रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेज़ है कि जैसे-जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, वैसे-वैसे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें आ जाती है, हम लॉजिकल थिंकिंग वगैरह का यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपना मोटिवेशन लेवल होता है, अपना मैच्योरिटी लेवल होता है और जिस हद तक वो पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं। इनका फ़ोकस जो है वो फ्री विल पे होता है। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन्स जो हैं वो आज़ाद होते हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, वो लाइफ़ के किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लोग दूसरों की फ़िक्र नहीं करते बल्कि वो अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए प्रोग्रेस करते हैं। रॉजर्स और मैस्लो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब्राहम मैस्लो जो उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी लाज़मी करना आपने। ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। सबसे फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ना ये लोअर नीड्स होती हैं और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होती हैं ना वो हाई लेवल की नीड्स होती हैं। स्टार्ट जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जब हमारा खाना पीना घर हमारे पास होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हायर लेवल की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। जबकि कार्ल कार्ल रॉजर्स का क्या है कि हर इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि उसको पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए, लोग उससे मोहब्बत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट इज़ कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। इनका फोकस क्या होता है कि ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में, उनकी फिज़िकल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी और सोशल वर्ल्ड्स के दरमियान में, ठीक है? वो इनका फोकस किस पे चला जाता है? दुनिया पे चला जाता है, सोसाइटी पे चला जाता है। अब कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में 2 अप्रोचेज़ आती हैं। फर्स्ट वन इज़ बायो इकोलॉजिकल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज़ सोशियो कल्चरल थ्योरी। बायो इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो 4 लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करती है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो सिस्टम, सेकंड इज़ मेसो सिस्टम, थर्ड वन इज़ एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड द लास्ट वन इज़ क्रोनो सिस्टम। फर्स्ट पे क्या है, माइक्रो सिस्टम में तो माइक्रो से याद रखना है कि हमारे इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट होगा ना, जैसे हमारे जिसमें हमारा स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, फ्रेंड्स, टीचर्स वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे बहुत इर्द-गिर्द होते हैं, डेली लाइफ में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये जिस तरह हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, ये हमारे माइक्रो सिस्टम में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट वन इज़ मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मदर या फादर हैं, ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आके ऑफ़िस में उनका बुरा दिन गुज़रा होता है, बॉस से डाँट पड़ी होती है या फिर कोई और इश्यू हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो घर आके सारा गुस्सा जो है वो बच्चों पे उतारते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है।
नेक्स्ट इज़ एग्ज़ो सिस्टम है। एग्ज़ो सिस्टम में हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी स्कूल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड लोकल मीडिया आ जाता है, ठीक है। जिस तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं। बच्चा वहाँ से जो चीज़ सीखता है वही उसकी पर्सनैलिटी का कहीं न कहीं हिस्सा बनता जाता है, और जब वो अडल्ट होता है तो वही चीज़ें जो हैं उसकी पर्सनैलिटी में आती जाती हैं। देन मैक्रो सिस्टम है। तो मैक्रो से याद रखना, लार्ज कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है ना, या कल्चरल वैल्यूज़ जो होती हैं सोसाइटी में, जो कुछ हो रहा होता है वो हमारी जो पर्सनैलिटी जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लास्ट वन इज़ क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में पैसे वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आते हैं और हिस्टोरिकल चेंजेस आती हैं, वो किस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारा क्रोनो सिस्टम में आता है। अब ये सारे सिस्टम जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट की जॉब जो है वो मीज़ो सिस्टम में आती है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब जब पेरेंट की जॉब चली जाएगी तो वो कहीं न कहीं बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, घर पे लड़ाई झगड़ा होगा, और हो सकता है कि एग्रेशन या डिप्रेशन की तरफ भी पेरेंट जो हैं वो लीड कर जाएँ जॉब जाने की वजह से। तो इसकी वजह से बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा, जो कि माइक्रो सिस्टम का पार्ट होगा। तो इस वजह से ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज़ विगोस्किज़ सोशो कल्चरल थ्योरी। इसमें इंडिविजुअल जो है कल्चर में या कल्चरल मेंबर से इंटरैक्ट करता है, और फिर इस तरह से एक दूसरे के साथ जब बच्चे खेलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखते हैं, और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी में क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएटिविटी की तरफ लीड करते हैं। लास्ट वन इज़ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स। इनका फ़ोकस क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो हमें जेनेटिक्स में मिलता है, इनहेरिटेंस से मिलता है, हम अपने एंसेस्टर से सीखते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस में ना सिर्फ फिज़िकल ट्रेट्स जैसे स्किन, आई कलर, हेयर कलर इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होते हैं, बल्कि बिहेवियर्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।